कहानी का रुख सीधा साल 1962 की तरफ मुड़ता है, जहां प्रशांत महासागर की लहरों के बीच एंटोनिया ग्राजा नाम का एक आलीशान और बेहद विशाल समुद्री जहाज तैरता हुआ दिखाई देता है। इस आलीशान सफर पर करीब 600 मुसाफिर सवार थे जो न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहे थे। जहाज के डेक पर एक शानदार जश्न का माहौल था, जहां लोग धुन पर थिरक रहे थे और एक खूबसूरत सिंगर अपनी आवाज का जादू बिखेर रही थी। चारों तरफ खुशियां बिखरी थीं, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनकी जिंदगी एक खौफनाक मंजर में बदलने वाली है। तभी अचानक इंजन रूम में खड़े एक शख्स ने बेरहमी से एक भारी लीवर को ऊपर खींच दिया। जैसे ही वह लीवर ऊपर गया, वैसे ही पूरे जहाज में एक बेहद महीन और जानलेवा लोहे का तार सनसनाती हुई रफ्तार से फैल गया। रफ्तार इतनी तेज थी कि उस तार ने रास्ते में आने वाले हर इंसान को बीच से 2 टुकड़ों में काट डाला। सिर्फ एक ही पल में पूरा नजारा चीखों और लाशों के ढेर में तब्दील हो गया और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून का सैलाब तैरने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तबाही के इस मंजर में भी केटी नाम की एक नन्ही बच्ची सुरक्षित बच गई, क्योंकि उसकी लंबाई कम होने की वजह से वह जानलेवा तार ठीक उसके सिर के ऊपर से सनसनाता हुआ निकल गया था। इसके बाद कहानी का सीन सीधा 40 साल आगे की तरफ शिफ्ट होता है, जहां कुछ लोग एक छोटी टग बोट की मदद से एक पुराने कबाड़ हो चुके जहाज को खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक वह पुराना जहाज तेजी से पानी में समाने लगा। ये देखते ही रेस्क्यू टीम के कैप्टन ने बिना वक्त गंवाए अपनी जांबाज साथी मर्फी को उस मोटी रस्सी को काटने के लिए भेजा जिसने दोनों जहाजों को बांध रखा था, क्योंकि अगर वह कबाड़ जहाज डूब जाता तो उसका भारी वजन उनकी खुद की बोट को भी अपने साथ गहरे समंदर में खींच ले जाता। मर्फी जैसे ही उस डूबते हुए जहाज पर कदम रखती है, वैसे ही उसकी नजर नीचे के हिस्से में आई एक भयानक दरार पर पड़ती है, जिससे साफ था कि जहाज की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है और पानी इतनी तेजी से अंदर भर रहा है कि यह जहाज सिर्फ अगले 5 मिनट में पूरी तरह डूबने वाला है। मर्फी ने तुरंत वायरलेस पर अपने लीडर को इस खतरे की खबर दी, जिसे सुनते ही लीडर ने उसे फौरन रस्सी छोड़कर वापस लौटने का हुक्म दे दिया, क्योंकि वह इस मिशन को यहीं छोड़ने का मन बना चुके थे। तभी टीम के 2 और साथी वहां पहुंचे और उन्होंने मर्फी पर जल्दी बाहर निकलने का दबाव बनाया। लेकिन तभी मर्फी ने अपनी जिद पकड़ ली, क्योंकि इस गुमनाम जहाज को ढूंढने के लिए उन्होंने समंदर की खाक छानते हुए पूरे 3 महीने बर्बाद किए थे। वह इतनी आसानी से इस खजाने को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे सीधे खौलते हुए पानी में छलांग लगा दी। उसे देखते ही बाकी दोनों साथी भी वेल्डिंग टूल्स लेकर पानी के अंदर कूद पड़े और तीनों ने मिलकर मौत से लड़ते हुए उस दरार को पूरी तरह सील कर दिया। आखिरकार उनकी यह जिद काम आई और उन्होंने जहाज को डूबने से बचा लिया, जिसे बाद में बाजार में बेचकर उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया। जब टीम का लीडर उस मोटी रकम को सब में बराबर बांट रहा था, ठीक उसी वक्त जैक नाम का एक अजनबी शख्स दूर खड़ा होकर उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये लोग समंदर में खोए हुए जहाजों को ढूंढकर अमीर बनने का धंधा करते हैं। मौका पाकर जैक सीधे उनके लीडर के पास पहुंचा और उसने एक ऐसे जहाज का पता बताया जो किसी सोने की खदान से कम नहीं था। दरअसल जैक उसी बदनसीब जहाज एंटोनिया ग्राजा का जिक्र कर रहा था, जो आज से ठीक 40 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। वही जगह जहां एक लवर खींचकर सैकड़ों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जहाज का नाम सुनते ही लीडर के भी होश उड़ गए, क्योंकि उसने भी इसकी गुमशुदगी के किस्से सुन रखे थे। उसने कहा कि इस भूतिया जहाज को ढूंढने की कोशिश कईयों ने की, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो सका। तभी जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उसकी सटीक लोकेशन पता है। रातों रात अरबपति बनने की इस लालच को देखकर टीम का एक सदस्य तुरंत इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो गया और अगली ही सुबह वह अपनी टगबोट लेकर उस अनजाने सफर पर निकल पड़े। कई दिनों तक समंदर का सीना चीरने के बाद वे एक ऐसे सुनसान इलाके में पहुंचे जहां दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। तभी बोट के रेडार पर अचानक एक रहस्यमयी सिग्नल पकड़ा गया, जिससे पूरी टीम को यकीन हो गया कि 40 साल पुराना वो खोया हुआ दानव यहीं कहीं आसपास मौजूद है। और तभी कोहरे को चीरते हुए उनके सामने एक बेहद विशालकाय जहाज आकर खड़ा हो गया। इतने सालों बाद उस खोए हुए जहाज को अपनी आंखों के सामने देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे मन ही मन करोड़ों के सपने बुनने लगे। कैप्टन ने सुरक्षा के लिहाज से 2 लोगों को बोट पर ही रुकने की हिदायत दी और खुद कुछ चुनिंदा साथियों के साथ उस खौफनाक जहाज के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उनके कदम जहाज के गलियारे में पड़े, वैसे ही सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद अजीब और डरावनी आवाज गूंज उठी, जिसने पल भर के लिए सबके रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन लीडर ने हिम्मत बंधाते हुए सबको आगे बढ़ने का इशारा किया। उस आवाज का पीछा करते हुए जब वे जहाज के मुख्य हॉल में पहुंचे तो वहां का नजारा देख हैरान रह गए। वहां लगी
लगी एक विशाल घड़ी की सुइयां 40 साल बाद भी टिक टिक कर चल रही थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे गौर से देखा, वैसे ही वह सुइयां अचानक एक जगह आकर थम गईं। इस अजीबोगरीब वाकये को नजरअंदाज कर जब वे जहाज के और अंदर गए तो वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर था। हर तरफ सड़ता हुआ लोहा और टूटा हुआ मलबा बिखरा पड़ा था। तभी अचानक पैरों के नीचे का फर्श टूट गया और टीम का एक मेंबर सीधे नीचे गिरने लगा। लेकिन ठीक उसी पल मर्फी ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए उसका हाथ थाम लिया। जब बाकी लोग उसे ऊपर खींचने की जद्दोजहद कर रहे थे, तभी मर्फी की नजर नीचे के अंधेरे में गई, जहां एक छोटी लड़की खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि साल 1962 के उस खूनी मंजर की इकलौती चश्मदीद केटी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 40 साल बीत जाने के बाद भी उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी, जिससे यह साफ हो चुका था कि वह कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई रूह थी। मर्फी जैसे ही अपनी आंखें मटकाकर उसे दोबारा देखने की कोशिश करती है, वैसे ही वह लड़की पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाती है। किसी तरह उन्होंने अपने साथी को तो सुरक्षित ऊपर खींच लिया, लेकिन अब उनके दिलों में यह खौफ बैठ चुका था कि इस जहाज पर किसी अदृश्य और अलौकिक ताकत का साया है। मर्फी का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि जो उसने देखा वह हकीकत थी या सिर्फ उसके डर का वहम, लेकिन उस मंजर ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। खैर, जहाज बड़ा था, इसलिए उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और आखिरकार वे कैप्टन के मुख्य कैबिन तक जा पहुंचे। वहां छानबीन के दौरान अलमारी से उन्हें एक चमकती हुई डिजिटल घड़ी मिलती है। इसे देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 40 साल पहले दुनिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी का वजूद ही नहीं था, जिसका सीधा सा मतलब था कि उनसे पहले भी कोई इस भूतिया जहाज पर कदम रख चुका था। इस डरावने सुराग के साथ वे वापस अपनी टगबोट पर लौट आए, जहां लीडर ने फैसला किया कि अगली सुबह वे इस जहाज को रस्सी से बांधकर किनारे ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही अगली सुबह की पहली किरण पड़ी, वैसे ही उन्हें जहाज के पिछले हिस्से में एक बड़ा सुराख दिखाई दिया, जिससे समंदर का पानी धीरे धीरे अंदर लौट रहा था। लीडर ने साफ कह दिया कि इस भारी वजन के साथ जहाज को खींचना खुद को मौत के कुएं में धकेलना होगा, इसलिए प्लान को तुरंत बदला गया। तय हुआ कि पहले उस छेद को वेल्डिंग से बंद किया जाएगा, फिर पंप से पानी बाहर निकाला जाएगा और तब जाकर इसे खींचा जाएगा। इस काम के दौरान मर्फी रास्ता भटकती हुई जहाज के आलीशान स्विमिंग पूल के पास जा पहुंची। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पूल के आसपास की दीवारों पर गोलियों के अनगिनत निशान थे, जो गवाही दे रहे थे कि यहाँ कभी बेरहमी से कत्लेआम मचाया गया था। मर्फी जैसे ही खौफ के मारे वहां से कदम पीछे हटाने लगी, वैसे ही वह रहस्यमयी बच्ची अचानक दोबारा ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इस अचानक हुए हमले से मर्फी इस कदर डर गई कि उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे गहरे स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरी। अब यह सिर्फ भूतिया साया नहीं था, बल्कि कोई अदृश्य ताकत उनके साथ एक जानलेवा खेल खेल रही थी। जैसे ही मर्फी पानी के अंदर गिरी, वैसे ही उसका सिर सीधे पूल के पक्के फर्श से जा टकराया और पानी का रंग उसके बहते हुए खून से लाल होने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह थी कि वह स्विमिंग पूल मर्फी के खून को इस कदर सोख लेता है जैसे वह बेजान पूल ना होकर खुद कोई जिंदा और भूखा शैतान हो। मर्फी खौफ के मारे जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है, वैसे ही वह रहस्यमयी बच्ची वहां से गायब मिलती है और उसकी जगह अचानक टीम का साथी जैक खड़ा दिखाई देता है। वे दोनों बिना वक्त गंवाए तुरंत वहां से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके कदम वहां से हटते हैं, वैसे ही उनके पीछे वह पूरा स्विमिंग पूल अचानक खौलते हुए लाल खून से लबालब भर जाता है। इस खौफनाक मंजर से एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि यह जहाज सिर्फ वीरान नहीं है, बल्कि इसके सीने में कोई बेहद खतरनाक और रूह कंपा देने वाली ताकत छिपी बैठी है। उधर रेस्क्यू टीम का लीडर छानबीन करता हुआ सीधा इस भुतहा जहाज के कैप्टन के आलीशान कैबिन में जा पहुंचता है। अंदर का नजारा बेहद डरावना और बिखरा हुआ था, जहां वक्त की मार और बर्बादी साफ नजर आ रही थी। वह पूरे कमरे के कोने कोने को खंगालता है, लेकिन उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता। तभी अचानक उसकी नजर सामने रखी टेबल पर टिक जाती है, जहां वाइन की एक खुली बोतल और एक भरा हुआ ग्लास रखा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ ही सेकंड्स पहले कोई यहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहा हो। बस यहीं पर वह एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। वह बिना कुछ सोचे समझे जैसे ही उस ग्लास को अपने होठों से लगाने के लिए उठाता है, वैसे ही सामने लगे आईने में उसे अपने ठीक पीछे इस पुराने जहाज के असली कैप्टन का साया खड़ा दिखाई देता है। खौफ के मारे ठीक उसी पल उसका हाथ बुरी तरह कांप उठता है और वाइन का ग्लास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। अब वह अच्छी तरह समझ चुका था कि यहाँ का मामला बेहद संगीन है और वह डर के मारे वहाँ से उल्टे पैर भाग निकलता है। अब इस शापित जहाज पर अजीबोगरीब और रूहानी हादसे हर एक मेंबर के साथ होने लगे थे। टीम का एक और सदस्य मार्क जब सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत के गाने की आवाज सुनता है, तो वह सम्मोहित होकर उस आवाज के पीछे पीछे खींचा चला जाता है। जैसे ही वह जहाज के निचले डेक पर कदम रखता है, वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं,
क्योंकि वहाँ वही खूबसूरत सिंगर परफॉर्म कर रही थी जो ठीक 40 साल पहले की पार्टी में दिखाई दी थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि यह मायावी जहाज अपने पुराने मरे हुए मुसाफिरों की रूहों को बार बार जिंदा करके उनके सामने ला रहा था। इधर मर्फी और जैक अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ते हुए जैसे ही एक भारी दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही लॉन्ड्री रूम के अंदर से पानी की एक बेहद जोरदार और भयानक लहर बाहर की तरफ आती है और उस तेज लहर के साथ अनगिनत सड़ी गली लाशें बहकर सीधे उनके पैरों के पास आ गिरती हैं। खौफ का ग्राफ अब अपने असली लेवल पर पहुंच चुका था। मर्फी और जैक इस मंजर को देखकर भीतर तक दहल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे कदम आगे बढ़ाने पर मजबूर थे, क्योंकि अब इस रास्ते से पीछे लौटना भी मौत को बुलावा देने जैसा था। वे दोनों जैसे ही सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ते हैं, वैसे ही पास के एक कैबिन का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। अंदर दाखिल होते ही जैक की नजर एक विंटेज लग्जरी कार पर पड़ती है और उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है, क्योंकि उसे इस बर्बादी में भी सिर्फ और सिर्फ पैसा नजर आ रहा था। लेकिन मर्फी की छठी इंद्री उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि यहाँ कुछ बहुत गलत चल रहा है और वह वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहती थी। तभी अचानक उन्हें बगल वाले बंद कमरे में कुछ सरसराहट महसूस होती है। वे हिम्मत जुटाकर जैसे ही वहाँ से पुराना मलबा हटाते हैं, वैसे ही अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ शुद्ध सोने की ईंटों से भरा एक संदूक रखा हुआ था। मर्फी बिना एक पल की देरी किए पूरी टीम को वायरलेस पर वहाँ बुला लेती है। जब सब वहाँ पहुँचते हैं तो छानबीन में पता चलता है कि वहाँ ऐसे एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 संदूक मौजूद थे और हर एक संदूक के अंदर सोने की 28 चमचमाती हुई ईंटें महफूज रखी थीं। करोड़ों के इस खजाने को देखते ही पूरी टीम का दिमाग घूम जाता है। उन्हें लगने लगता है कि उनकी किस्मत रातों रात बदल चुकी है और वे अरबपति बन चुके हैं, लेकिन यही उनकी जिंदगी की सबसे जानलेवा भूल साबित होने वाली थी। लालच और समझदारी के बीच जंग छिड़ती है और वे फैसला करते हैं कि अब इस मनहूस जहाज को यहीं छोड़ दिया जाए और सिर्फ इस सोने को लेकर तुरंत यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। वे फटाफट सारा सोना अपनी टगबोट पर लाद देते हैं और वहाँ से निकलने की आखिरी तैयारी में जुट जाते हैं। उधर उनकी टगबोट का कैप्टन नीचे इंजन रूम में सफाई कर रहा था, लेकिन तभी अचानक बंद सिलेंडर का वाल्व अपने आप घूम जाता है और जहरीली गैस तेजी से लीक होने लगती है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि यह कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि यह किसी अदृश्य और अलौकिक ताकत की सोची समझी साजिश थी। ठीक उसी समय जहाज के डेक पर मर्फी को एक बार फिर वही नन्ही बच्ची यानी केटी दिखाई देती है। केटी जैसे ही मर्फी को कोई बड़ी चेतावनी देने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, वैसे ही हवा में उभरा एक साया अचानक उसे दबोचकर अंधेरे में नीचे की तरफ खींच लेता है। इस मंजर से साफ था कि वह मासूम बच्ची उनकी मदद तो करना चाहती थी, लेकिन इस जहाज का असली शैतान उसे ऐसा करने से रोक रहा था। ठीक उसी पल बेखबर कैप्टन जैसे ही टगबोट का इंजन स्टार्ट करता है, वैसे ही लीक हो रही गैस उस चिंगारी को पकड़ लेती है। एक पल के भीतर एक इतना जोरदार और भयानक धमाका होता है कि उनकी पूरी टगबोट के परखच्चे उड़ जाते हैं और कैप्टन यहीं पर जलकर खाक हो जाता है। सिर्फ एक झटके में पूरी बाजी पलट चुकी थी। अब उनके पास समंदर से भागने का कोई जरिया नहीं बचा था और वे सब के सब गहरे समंदर के बीचों बीच इस भयानक लावारिस और भूतिया जहाज के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। हर एक चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि अब यह मिशन किसी खजाने की खोज नहीं बल्कि जिंदा बचने का एक खूनी खेल बन चुका था। इसी कशमकश के बीच मार्क अपनी मंगेतर की तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। महज 2 हफ्ते बाद उसकी शादी होने वाली थी और अब उसे यकीन हो चला था कि वह इस मौत के कुएं से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी बेबसी और फ्रस्ट्रेशन में आकर वह जहाज पर रखी सालों पुरानी शराब को गटकने लगता है, जो कि इस माहौल में उसका सबसे घटिया और आत्मघाती फैसला था, क्योंकि इस मनहूस जगह की हर एक चीज पहले से ही मौत के जाल की तरह बिछी हुई थी। दूसरी तरफ मर्फी बार बार केटी की रूह को देखने की वजह से मानसिक रूप से टूट रही थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ डर कर भागने वाली नहीं थी, बल्कि वह इस भुतहा रहस्य की आखिरी तह तक पहुंचना चाहती थी। वह जहाज के पुराने डॉक्यूमेंट्स और मुसाफिरों की लिस्ट को खंगालती है, जहां उसे पता चलता है कि उस बच्ची का असली नाम वाकई केटी ही है। सुरागों का पीछा करते करते वह आखिरकार केटी के उस पुराने कमरे के सामने जा पहुंचती है, जहां से इस जहाज के खूनी इतिहास का सबसे बड़ा सच बाहर आने वाला था। मर्फी जैसे ही कांपते हाथों से वहां बनी अलमारी के दरवाजे को खोलती है, वैसे ही अंदर का मंजर देखकर उसके हलक से चीख निकल जाती है, क्योंकि इतने साल बीत जाने के बाद भी केटी का बेजान शरीर बिल्कुल उसी हालत में वहां पड़ा हुआ था। यह अपने आप में एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली बात थी। मर्फी किसी तरह अपनी हिम्मत समेटती है और केटी के शव के गले से एक पुराना लॉकेट निकाल लेती है। वह जैसे ही उस लॉकेट को खोलती है, वैसे ही उसके अंदर केटी की उसके माता पिता के साथ एक मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई देती है। मर्फी अभी इस तस्वीर को देख ही रही होती है कि तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई केटी की रूहानी आवाज गूंजती है, लॉकेट को बंद मत करो, मैं
मैं इतने सालों बाद अपने मम्मी पापा का चेहरा देख पा रही हूँ। अब यहाँ किसी भी तरह का कोई शक बाकी नहीं रह गया था कि मर्फी किसी जिंदा इंसान से नहीं बल्कि एक तड़पती हुई रूह से सीधी बात कर रही है। मर्फी खौफ और हमदर्दी के बीच झूलते हुए जैसे ही वह लॉकेट केटी की आत्मा को सौंपने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, वैसे ही वह लॉकेट केटी की परछाई के आर पार निकलकर नीचे गिर जाता है। अब केटी इस शापित जहाज के काले इतिहास का सबसे खौफनाक सच मर्फी के सामने उगलना शुरू करती है। वह रोते हुए कहती है कि इस तैरते हुए नर्क में सैकड़ों बेकसूर आत्माएं हमेशा के लिए कैद हो चुकी हैं और जब तक उस जल्लाद को खत्म नहीं किया जाता जो इन सभी रूहों को अपने इशारों पर नचा रहा है, तब तक यहाँ से किसी की भी आजादी मुमकिन नहीं है। मर्फी कांपती हुई आवाज में सवाल करती है कि आखिर वह दरिंदा कौन है, लेकिन जैसे ही केटी उसका नाम जुबां पर लाने वाली होती है, वैसे ही अचानक लाखों रहस्यमयी और घिनौने कीड़े पूरे डेक पर तेजी से फैलने लगते हैं। केटी खौफ से कांप उठती है और मर्फी को आखिरी चेतावनी देती है कि यहाँ से तुरंत भाग जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे, और ठीक उसी पल वह हवा में विलीन हो जाती है। दूसरी तरफ नशे में धुत मार्क वाइन की पूरी बोतल खाली करके लड़खड़ाते हुए कदमों से चक्कर खा रहा होता है। तभी अचानक उसके आसपास की सारी बेजान चीजें हवा में तैरने लगती हैं और पलक झपकते ही सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, मानो यह काल कोठरी सीधा 40 साल पीछे अतीत में लौट चुकी हो। जो मुसाफिर सालों पहले बेमौत मारे गए थे, वे सब के सब अचानक मार्क को जिंदा घूमते हुए दिखाई देने लगते हैं। मार्क खुद को उसी आलीशान पार्टी के बीच खड़ा पाता है जहाँ मौजूद सभी लोग मुस्कुराते हुए उसके स्वागत में तालियां बजा रहे थे। शुरुआत में तो वह इस नजारे को देखकर भीतर तक दहल जाता है, लेकिन फिर वह अपने बहके हुए दिमाग को समझा लेता है कि यह सब सिर्फ शराब का ही फितूर है। तभी वही मायावी सिंगर मदहोश करती हुई अदाओं के साथ मार्क के करीब आती है और उसे अपने हुस्न के जाल में बहकाने लगती है। मार्क पूरी तरह सुध-बुध खोकर उसके चंगुल में फंस जाता है और बिना सोचे समझे सीधे उसे चूम बैठता है। बस यहीं से वह सिंगर उसे मौत के एक अंधेरे कुएं की तरफ ले जाने लगती है। वह दौड़ती हुई फर्श के एक टूटे हुए किनारे पर जाकर रुकती है और मार्क को अपनी तरफ बुलाती है। जैसे ही मार्क वासना के जाल में अंधा होकर एक कदम आगे बढ़ाता है, वैसे ही पैरों के नीचे का खोखला फर्श भर भरा कर टूट जाता है और वह सीधे सैकड़ों फीट नीचे गिरकर तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। दरअसल यह भूतिया जहाज लोगों के दिमाग से एक शातिर चाल खेलता है और उन्हें खुद अपनी ही मौत का रास्ता चुनने पर मजबूर कर देता है। अब कहानी का रुख एक बार फिर रेस्क्यू टीम के लीडर की तरफ मुड़ता है, जो कैप्टन के वीरान कमरे में सहमा हुआ बैठा था। तभी अचानक टेबल पर रखी वाइन की बोतल अपने आप हवा में हिलने लगती है और कुछ ही सेकंड्स के भीतर इस जहाज के पुराने कैप्टन का भूतिया साया ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लीडर खौफ के मारे अपनी सीट से उछल पड़ता है। कैप्टन की वह रूह खुद वाइन ग्लास में शराब उड़ेलती है और उसे पीने का इशारा करती है, और साथ ही उसके सामने लॉरेलाई नाम के एक दूसरे समुद्री जहाज की पुरानी तस्वीर रख देती है। कैप्टन का भूतिया साया लीडर को इस तबाही का असली राज बताते हुए कहता है कि सालों पहले एक अजनबी शख्स उनके इसी जहाज पर आया था, जिसने उन्हें बताया था कि लॉरेलाई नाम के एक लापता जहाज में अरबों का खजाना छिपा हुआ है। सोने की लालच में अंधा होकर उन्होंने उस जहाज को समंदर के सीने में ढूंढा और सच में उन्हें वह अकूत दौलत मिल भी गई। इसके बाद वह भूतिया कैप्टन लीडर के सामने एक और पुरानी धुंधली तस्वीर फेंकता है और कहता है कि यही है वो शैतान जिसने हमें उस खजाने का रास्ता दिखाया था। मगर जैसे ही टीम लीडर की नजर उस तस्वीर पर पड़ती है, वैसे ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस 40 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि उनके साथ आया जैक मुस्कुरा रहा था। अब दिमाग में शक का कोई दायरा बाकी नहीं बचा था, क्योंकि अगर कोई शख्स 40 साल बाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिख रहा हो तो वह हार्ड मांस का इंसान तो कतई नहीं हो सकता। लीडर का दिमाग बिजली की तेजी से काम करता है और वह समझ जाता है कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानी खाल में छिपा एक बेहद खूंखार और नरभक्षी शैतान है। वह चिल्लाता है कि हमें इसी वक्त इस नर्क से बाहर निकलना होगा, और वह अपने बाकी बचे साथियों को इस खतरे से आगाह करने के लिए कमरे से बाहर भागता है। लेकिन जैसे ही वह गलियारे में पहुंचता है, वैसे ही उसके सामने वही कैप्टन आकर खड़ा हो जाता है जो कुछ ही देर पहले टगबोट के धमाके में जलकर राख हो चुका था। वह मरे हुए साथी की रूह अचानक एक खूंखार रूप लेकर लीडर पर टूट पड़ती है। लीडर अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागता है और ठीक उसी समय मर्फी वहां पहुंच जाती है। मर्फी को देखते ही वह डरावनी रूह अचानक हवा में गायब हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी
बाकी था। लीडर इस कदर खौफ के साए में आ चुका था कि पागलपन के दौरे में उसे मर्फी का मासूम चेहरा भी उसी खूनी रूह जैसा दिखाई देने लगता है। वह पूरी तरह अपने दिमाग का संतुलन खो बैठता है और खुद को बचाने के लिए सीधे मर्फी पर ही जानलेवा हमला कर देता है। मर्फी अपने बचाव में पास पड़ी एक चीज से उसके पैर पर जोरदार वार करती है और उसे वहीं लहूलुहान कर देती है। लेकिन खून से लथपथ होने के बाद भी लीडर का पागलपन कम नहीं होता और वह जैसे ही मर्फी की जान लेने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही ठीक उसी पल पीछे से जैक आता है और लोहे की एक भारी रॉड सीधे लीडर के सिर पर दे मारता है, जिससे लीडर वहीं अचेत होकर गिर पड़ता है। अब स्क्रीन पर इस पूरे खूनी खेल के मास्टरमाइंड का असली चेहरा बेनकाब हो चुका था। जैक ही वह शैतान था जो पूरी प्लानिंग के साथ इस टीम को मौत के इस पिंजरे तक खींच कर लाया था। पूरी टीम में सिर्फ एक ही शख्स था जिसने जैक की असली हकीकत को पकड़ लिया था और वह था उनका टीम लीडर। जैक यह बात अच्छी तरह ताड़ चुका था कि उसका भेद अब खुल चुका है, इसलिए वह बेहद चालाकी से लीडर को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। वह बिना वक्त गंवाए तुरंत बाकी बचे हुए साथियों का माइंड वॉश करना शुरू कर देता है। वह डरे हुए लोगों से झूठ बोलता है कि अगर इस लीडर को होश आ गया तो यह पागलपन में हम सबको एक एक करके मार डालेगा। बाकी लोग पहले से ही मौत के खौफ से थर थर कांप रहे थे, इसलिए वे बिना सोचे समझे जैक की इस मनगढ़ंत कहानी पर भरोसा कर लेते हैं। लीडर को पूरी तरह रास्ते से हटाने के लिए वे उसे उठाकर सीधे जहाज के एक गहरे पानी के टैंक में फेंक देते हैं। अब उनके पास समंदर के बीच से भागने का और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए अपनी बची कुची जान बचाने की खातिर वे सब मजबूर होकर एक बार फिर इस भुतहा जहाज के टूटे हुए हिस्सों को ठीक करने के काम में जुट जाते हैं। वे सब मिलकर सबसे पहले उस बड़े सुराख को वेल्डिंग के जरिए पूरी तरह सील कर देते हैं और फिर बिना वक्त गंवाए पंप की मदद से अंदर भरा पानी बाहर निकालना शुरू करते हैं। इसी क्षमकश के बीच मर्फी अचानक नोटिस करती है कि उनका साथी मार्क दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वह फौरन उसे ढूंढने के लिए अंधेरे कैबिनों की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन तभी अचानक एक बार फिर केटी की रूहानी परछाई उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है और साफ लफ्जों में कहती है कि जिस मार्क को तुम तलाश रही हो वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही मर्फी को एक गहरा झटका लगता है। केटी बताती है कि मार्क उसी मायावी सिंगर के बिछाए जाल में फंसकर उसके पीछे चला गया था, जहां तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। फिर ठीक उसी पल केटी मर्फी के कांपते हुए कंधे पर अपना रूहानी हाथ रखती है और जैसे ही उसका हाथ मर्फी को छूता है, वैसे ही मर्फी की आंखें सीधा साल 1962 की उस बदनसीब रात के फ्लैशबैक में चली जाती हैं जब यह भयानक कत्लेआम हुआ था। अब जाकर इतिहास का सबसे घिनौना और असली सच मर्फी के सामने बेनकाब होता है। उस रात इस आलीशान जहाज पर जो कुछ भी हुआ था वो कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी खूनी साजिश थी। दरअसल कुछ खूंखार लुटेरे इस जहाज पर सिर्फ और सिर्फ सारा सोना लूटने के इरादे से दाखिल हुए थे। उन्होंने बेदर्दी की सारी हदें पार करते हुए अलग अलग तरीकों से मासूम मुसाफिरों को मौत के घाट उतारा। किसी को खाने में जहर दे दिया, किसी को लोहे के तार से बीच से काट डाला, तो कई लोगों को गोलियों से भून दिया। यहाँ तक कि इन दरिंदों ने उस नन्ही बच्ची केटी को भी नहीं बख्शा और उसे उसके ही कमरे में ले जाकर बेरहमी से फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब सामने आने वाला था। इस पूरे नरसंहार के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही लेडी सिंगर थी जो शुरुआत में स्टेज पर अपनी आवाज का जादू बिखेर रही थी। वही उस समय की असली मास्टरमाइंड थी। उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर पूरे जहाज के मुसाफिरों को तड़पा तड़पा कर मार डाला ताकि सारा का सारा सोना सिर्फ उनका हो जाए। यहाँ तक कि इस जहाज का एक गद्दार ऑफिसर भी उस लेडी सिंगर के साथ मिला हुआ था, जिसने सिंगर के एक इशारे पर अपने ही वफादार साथियों की पीठ में छुरा घोंप दिया। लेकिन जैसे ही उस ऑफिसर ने काम खत्म करके पीछे मुड़कर देखा, वैसे ही उस लालची लेडी सिंगर ने बिना तरस खाए उसके सीने में भी गोली दाग दी, क्योंकि वह उस बेशकीमती सोने का एक छोटा सा हिस्सा भी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। पूरा का पूरा खजाना सिर्फ उसका होना चाहिए था। मगर पाप का घड़ा यहीं खत्म नहीं होता। तभी अचानक अंधेरे से निकलकर एक और रहस्यमय शख्स सामने आता है, जो असल में इस पूरे खूनी खेल का सबसे बड़ा और असली आका था। वह खामोशी से आगे बढ़ता है और उस लेडी सिंगर को लोहे की भारी चेन से हवा में लटकाकर तड़पाते हुए मार डालता है। केटी की मदद से मर्फी इस खौफनाक इतिहास का एक एक पन्ना अपनी आंखों से देख लेती है और जैसे ही वह उस असली मास्टरमाइंड का चेहरा पहचानती है, वैसे ही डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनके साथ आया वही जैक था। अब जाकर जैक का पूरा शैतानी प्लान मर्फी के दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाता है। ये शापित जहाज धीरे धीरे समंदर में डूब रहा था और इसे दोबारा तैरने लायक बनाने
बचाने के लिए जैक को कुछ प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लोगों की जरूरत थी। चूंकि जैक खुद यह वेल्डिंग और रिपेयरिंग का काम अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसने खजाने का लालच देकर इन मासूमों को मौत के इस कुएं में फंसाया था। और अब जब जहाज लगभग ठीक हो चुका था तो ये लोग उसके लिए पूरी तरह बेकार हो चुके थे। यानी अब इन सबको एक एक करके ठिकाने लगाने का वक्त आ चुका था। ये सच समझते ही मर्फी को तुरंत अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होता है कि उसने इसी बहरूपीय जैक के बहकावे में आकर अपने ही बेकसूर टीम लीडर को उस गहरे पानी के टैंक में कैद कर दिया था। वह पागलों की तरह भागकर उसे बचाने के लिए टैंक के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह टैंक ऊपर तक बर्फीले पानी से लबालब भर चुका था और उनका कैप्टन तड़प तड़प कर दम तोड़ चुका था। मर्फी पूरी ताकत से उस टैंक का मजबूत शीशा तोड़ने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार साबित होता है। अब हालात पूरी तरह मर्फी के खिलाफ हो चुके थे। उनका लीडर मारा जा चुका था, मार्क का खेल खत्म हो चुका था और बाकी बचे साथी भी मौत के मुहाने पर खड़े थे। मर्फी बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत अपनी टीम के आखिरी साथी डॉज को ढूंढ निकालती है और उसे इस भुतहा जहाज का पूरा सच हूबहू बता देती है कि जैक कोई इंसान नहीं है, वह एक डीमन है। उसे देखते ही सीधे गोली मार देना, ये इस पूरे मिशन में उनकी टीम की तरफ से उठाया गया पहला सही कदम था। इसके बाद मर्फी बाकी बचे हुए साथियों को अलर्ट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। मर्फी जैसे ही वहां से निकलती है, वैसे ही अंधेरे गलियारे से निकलकर जैक सीधे डॉज के सामने आ खड़ा होता है। डॉज बिना कोई लापरवाही दिखाए तुरंत अपनी गन तान कर उसे वहीं रोक देता है। इस बार डॉज कोई गलती नहीं करता, वह सीधे एक्शन लेने के मूड में था। जैक अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर उससे गन छीनने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी यह शैतानी चाल धरी की धरी रह जाती है। डॉज उसकी चालाकी को ताड़ जाता है और बिना एक पल गंवाए सीधे ट्रिगर दबा देता है। गोली लगते ही जैक का शरीर पीछे की तरफ गिर पड़ता है। डॉज अपनी तरफ से पूरा तसल्ली करने के लिए जैक की बेजान बॉडी के पास जाता है और यह सोचकर वहां से आगे बढ़ जाता है कि जैक का काम तमाम हो चुका है, जबकि हकीकत यह थी कि वह शैतान अभी भी जिंदा था। उधर मर्फी जिस दूसरे साथी को ढूंढने के लिए जहाज के निचले हिस्से में गई थी, वह उसे ठंडे पानी में मरा हुआ पाती है। अब पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। टीम के लगभग सभी लोग बेमौत मारे जा चुके थे और इस खूनी टापू पर सिर्फ मर्फी और डॉज ही जिंदा बचे थे। अब मर्फी एक बड़ा फैसला लेती है कि इस इंसानी खाल वाले शैतान को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस पूरे भूतिया जहाज को हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान से मिटाना होगा। वह बिना देर किए पूरे जहाज के कोने कोने में भारी बॉम्ब्स लगाना शुरू कर देती है। तभी वहां डॉज दौड़ता हुआ आता है और राहत की सांस लेते हुए कहता है कि मैंने जैक को हमेशा के लिए सुला दिया है। मर्फी तुरंत उसे टोकते हुए चिल्लाती है कि तुम गलत हो डॉज, जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक नरभक्षी डीमन है, वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। फिर मर्फी अपने असली इरादे को जाहिर करते हुए कहती है कि हमें इस पूरे जहाज को बारूद से उड़ाना ही पड़ेगा, वरना यह शैतान फिर किसी और बेकसूर टीम को अपने जाल में फंसाएगा और साथ ही इस धमाके से यहाँ सदियों से फंसी हुई बेकसूर आत्माएं भी हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगी। मगर अफसोस, इतने कत्लेआम को देखने के बाद भी डॉज का दिमाग फिर से सोने के लालच में अंधा हो जाता है। वह गुस्से से तमतमाते हुए कहता है कि अगर तुमने इस जहाज को उड़ा दिया तो सारा सोना भी समंदर की गहराइयों में दफन हो जाएगा और हम खाली हाथ लौटेंगे। वाकई मौत को बिल्कुल सामने देखने के बाद भी अगर कोई शख्स सोने के पीछे पड़ा हो तो वह खुद अपनी मौत के वारंट पर साइन कर रहा था। मर्फी उसे दो टूक शब्दों में साफ जवाब देती है कि यह सोना असली नहीं है डॉज, ये सिर्फ उस शैतान का बिछाया हुआ एक जाल है जिसे हम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। और वह अपने फैसले पर चट्टान की तरह अड़ी रहती है कि जहाज को उड़ाना ही एकमात्र रास्ता है। अब जैक को भी अच्छी तरह समझ आ जाता है कि मर्फी के कदम अब रुकने वाले नहीं है। तभी अचानक जैक अपनी इंसानी खाल को उतारकर अपना असली खौफनाक और डरावनी रूहानी वजूद सबके सामने जाहिर कर देता है। और तभी कहानी का सबसे बड़ा झटका लगता है जब जैक हंसते हुए कहता है कि जिस डॉज से तुम इतनी देर से बहस कर रही हो वो तो बहुत पहले ही मारा जा चुका है। यानी मर्फी जिस डॉज से बात कर रही थी वो भी जैक का बनाया हुआ एक मायावी भ्रम और एक तड़पती हुई आत्मा थी। अब जैक अपने काले वजूद का पूरा सच मर्फी के सामने खोलता है और कहता है, तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं मर्फी। जैसे तुम समंदर में भटके हुए लावारिस जहाज ढूंढती हो, ठीक वैसे ही मैं इस दुनिया से भटकी हुई गुनहगार आत्माओं को इकट्ठा करता हूँ। वह यह भी कबूल करता है कि सदियों पहले वह भी एक मामूली इंसान था, लेकिन उसने इतने घिनौने पाप किए कि खुद यमदूत ने उसे यह खौफनाक सजा दे दी। अब उसका एकमात्र काम है लोगों की रूहों को कैद करना, जिसके लिए यह भूतिया जहाज उसका सबसे बड़ा जाल है। फिर वह सीधे मर्फी के सामने एक जानलेवा डील रखता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे इस सदियों पुराने सिस्टम को नष्ट करो, तुम चुपचाप यहाँ से जिंदा चली जाओ, मैं तुम्हें खरोंच तक नहीं आने दूंगा, लेकिन बदले में इस जहाज को मत उड़ाना। ध्यान देने वाली बात यह थी कि यह जैक की कोई दया नहीं थी, बल्कि खुद के वजूद को बचाने की एक आखिरी
आखिरी छटपटाहट थी। मगर मर्फी बिना डरे उसकी इस डील को लात मार देती है और यही उसका जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था, क्योंकि अगर वह मान जाती तो मौत का यह पहिया कभी नहीं थमता। गुस्से में आकर जैक लोहे की एक भारी रॉड से मर्फी पर जोरदार हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है और उसे हमेशा के लिए खामोश करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ठीक उसी पल मर्फी अपनी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलती है। वह जमीन पर पड़े पड़े ही सीधे बॉम्ब के रिमोट के ट्रिगर पर निशाना मारती है और बिना पीछे मुड़े सीधे समंदर के खौलते पानी में छलांग लगा देती है। रिमोट का बटन दबते ही पूरे जहाज पर एक के बाद एक कई जोरदार और भयानक ब्लास्ट होते हैं। आग की लपटें आसमान को छूने लगती हैं और वह विशालकाय दानव एंटोनिया ग्राजा धीरे धीरे समंदर के सीने में समाने लगता है। लेकिन मर्फी खुद भी इस चक्रव्यूह में फंस जाती है। पानी के गहरे सन्नाटे में उसकी सांसें धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थीं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई नन्ही केटी की रूहानी परछाई एक बार फिर उसके पास आती है। वह मर्फी का हाथ थामती है और उसे खींचते हुए पानी की सतह की तरफ ले जाने लगती है। इसी डूबते हुए मंजर के बीच मर्फी अपनी आंखों से देखती है कि इस शापित जहाज पर जितने भी सैकड़ों सालों से मुसाफिर कैद थे, वे सब के सब रोशनी का रूप लेकर इस नर्क से हमेशा के लिए आजाद हो रहे थे। अब जाकर असली कहानी का पर्दा उठता है कि इस जहाज की हर एक रूह जैक के खूनी कंट्रोल में थी, सिवाय छोटी केटी के, क्योंकि केटी की आत्मा पूरी तरह पवित्र और निष्पाप थी, जिसे चाहकर भी वह शैतान पूरी तरह अपने वश में नहीं कर पाया था। और यही वजह थी कि वह बच्ची बार बार मर्फी की ढाल बनकर उसकी मदद कर रही थी। किसी तरह मर्फी समंदर की सतह पर पहुंचती है और मलबे के एक तैरते हुए बॉक्स को पकड़कर लहरों के सहारे जिंदगी की भीख मांगती रहती है, जहां आखिरकार पास से गुजर रहा एक दूसरा जहाज उसे सुरक्षित बचा लेता है। अब देखने वाले को लगता है कि कहानी का एक सुखद अंत हो चुका है और शैतान का खात्मा हो गया है। लेकिन इस फिल्म का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जब मर्फी एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर पर लेटी होती है, वैसे ही वह भारी मन से कांच की खिड़की से बाहर की तरफ झांकती है और बाहर का नजारा देखते ही ठीक उसी पल उसका दिमाग पूरी तरह हिल जाता है, क्योंकि सामने सड़क पर कोई और नहीं बल्कि वही जैक बिल्कुल जिंदा और सलामत खड़ा था। वह बड़े आराम से उसी सोने की ईंटों से भरे बक्से को एक दूसरे नए आलीशान जहाज के अंदर लोड करवा रहा था, जिसका सीधा सा मतलब यह था कि जहाज भले ही डूब गया हो और रेस्क्यू टीम के लोग भले ही बेमौत मारे गए हों, लेकिन जैक का यह शैतानी सिस्टम आज भी नहीं टूटा था। जैक फिर से वही खूनी खेल दोहराएगा। वह नए लोगों को खजाने का लालच दिखाएगा, उन्हें इस मौत के जाल में फंसाएगा, उन्हें बेरहमी से मारेगा और उनकी रूहों को हमेशा के लिए कैद कर लेगा। यानी मर्फी ने अपनी जान पर खेलकर एक भूतिया जहाज को तो खत्म कर दिया, लेकिन मौत का यह तांडव आज भी जारी है। और इसी खौफनाक और अधूरी दास्तान के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी गोस्ट शिप की वो बदकिस्मत दास्तान, जहां इंसान का लालच ही उसकी मौत का सबसे बड़ा जरिया बन गया। पर याद रखिए, इस समंदर के सीने में ऐसे कई खौफनाक राज आज भी दफन है, जहां से लौट कर आना नामुमकिन है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही रूह कंपा देने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए अलविदा।